जीएस के इस बेहतरीन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे जो बार बार हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ये सारे प्रश्न ऐसे प्रश्न हैं जो आपके आने वाले एग्जाम में पूछे जाने की संभावनाएं अधिक बनती हैं। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न हमारा है, विवेकानंद स्मारक कहाँ पे स्थित है। तो इस प्रश्न में देखेंगे हम लोग विवेकानंद स्मारक कहाँ पे स्थित है। तो ये तो आप लोग याद रखेंगे कन्याकुमारी में स्थित है। विवेकानंद स्मारक कहाँ पे स्थित है, कन्याकुमारी पे स्थित है। और कन्याकुमारी तो आप जानते हैं क्या है, ये भारत का दक्षिणतम बिंदु है। आपसे पूछे कि भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है, तो भारत का दक्षिणतम बिंदु भी क्या है, कन्याकुमारी है। ये भी आप लोग ध्यान देंगे। लेकिन एक चीज और ध्यान देंगे कि ये जो भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है, भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं विवेकानंद स्मारक की। तो बात करते हैं विवेकानंद के बारे में। तो इनसे प्रश्न एग्जाम में ये पूछा जाता है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की। आपसे पूछेगा कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की, स्वामी विवेकानंद ने इनकी स्थापना की। ठीक, और ये रामकृष्ण कौन थे, रामकृष्ण जो थे इस स्वामी विवेकानंद के, रामकृष्ण क्या थे, ये स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। ठीक, विवेकानंद के ये गुरु थे। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं यहाँ पे, अब विवेकानंद के बारे में एक चीज और ध्यान देंगे कि विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था। एक विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था। कहाँ पे हुआ था, शिकागो में। विश्व धर्म सम्मेलन ये कहाँ पे हुआ था, ये शिकागो में हुआ था। और शिकागो में तो हुआ था, लेकिन कब हुआ था, ये 1893 में हुआ था। और यहाँ पे भारत की तरफ से भाग लेने कौन गए थे, यहाँ पे विवेकानंद भाग लेने गए थे। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, विवेकानंद यहाँ पे भाग लेने भारत की तरफ से गए थे। तो ये प्रश्न आप लोग ध्यान रखेंगे। अब शिकागो के बारे में बात करिए, किस झील के पूछा जाता है, किस झील के किनारे है। तो मिशिगन झील के किनारे शिकागो बसा हुआ है। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है कि दक्षेस का मुख्यालय कहाँ पे है। दक्षेस का मुख्यालय काठमांडू में। दक्षेस का मुख्यालय कहाँ पे है, काठमांडू में। काठमांडू कहाँ पे है, ये नेपाल की राजधानी है। काठमांडू नेपाल की राजधानी है। तो यहाँ पे देख लेते हैं विवेकानंद स्मारक कहाँ पे है, कन्याकुमारी में स्थित है। और भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है, कन्याकुमारी है। मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी है। अब विश्व धर्म सम्मेलन कहाँ पे हुआ था, शिकागो में हुआ। 1893 में विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था। और भारत की तरफ से भारत का नेतृत्व करने गए थे विवेकानंद। ठीक, और बात करते हैं रामकृष्ण मिशन की स्थापना कौन की है, तो विवेकानंद ने किया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना विवेकानंद ने किया था। ठीक, और एक विवेकानंद कौन थे, रामकृष्ण कौन थे, ये विवेकानंद के गुरु थे। दक्षेस का मुख्यालय कहाँ पे, काठमांडू नेपाल में स्थित है। और इसमें सदस्य की संख्या कितनी है, 8 सदस्य देश हैं इसमें। और इसकी स्थापना की बात करें, कब इसकी स्थापना हुई थी, तो 1985 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसमें सदस्य देशों की संख्या 8 है। कौन कौन से सदस्य देश हैं, तो आप लोग देख लीजिए। यहाँ पे भारत है, पाकिस्तान है, भारत है आपका, पाकिस्तान है, भारत पाकिस्तान, अफगानिस्तान है, भारत पाकिस्तान, अफगानिस्तान है। ठीक, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, भारत पाकिस्तान अफगानिस्तान, नेपाल है। 8 देशों का नाम आप पे नोट करेंगे आप लोग, नेपाल, भूटान, और आपको क्या, बांग्लादेश आपको याद रखना है, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। और एक देश और याद रखना है, श्रीलंका। बांग्लादेश, श्रीलंका, और एक देश क्या, म्यांमार नहीं है, म्यांमार आप लोग ध्यान रखेंगे, मालदीव है। ठीक, इस तरह से ये मालदीव, इस तरह से यहाँ पे 8 देश हैं। गिन लीजिए, यहाँ पे 8 देश आपको मिल जाएंगे। ठीक, और बात करते हैं यहाँ पे सारी चीजों को हम लोग देखा। आपसे पूछिए दक्षेस का मुख्यालय कहाँ पे, काठमांडू नेपाल में है। और इसमें सदस्य देश की संख्या कितनी, 8 देश हैं, जो कि भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1985 में इसकी स्थापना हुई थी। तो इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। बात करते हैं भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है। तो भारत की तटरेखा की लंबाई पूछे तो 7516 किलोमीटर है भारत की तटरेखा की लंबाई। और आपसे पूछे कि सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन है, सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है, तो सबसे लंबी जो तटरेखा है वो गुजरात राज्य की। किसकी, गुजरात की सबसे लंबी तटरेखा है। आपसे पूछे कि सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है, तो गोवा है सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य। कौन सा, गोवा है सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य। ये भी आपसे पूछे कि यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है, सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है यूनियन टेरिटरी में, तो सबसे लंबी तटरेखा अंडमान निकोबार का है। ठीक, अंडमान निकोबार का है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, अंडमान एंड निकोबार का है। ठीक, तो आपसे पूछेंगे कि विश्व में सबसे लंबी
तटीय सीमा किसकी है? विश्व में सबसे लंबी तटीय सीमा, विश्व में लंबी जो है तटीय सीमा वाला देश कौन सा है? विश्व में सबसे लंबी तटरेखा किस देश का है? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कनाडा का सबसे लंबा तट सीमा है। ठीक, तो यहाँ पे देख लीजिए, आपसे पूछे कि भारत के तटरेखा की लंबाई कितनी है? 7516 किलोमीटर है भारत की तटरेखा की लंबाई। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य भारत का गुजरात है और सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य भारत का गोवा है। आपसे पूछे कि यूनियन टेरेटरी में सबसे अधिक तटरेखा की लंबाई किसकी है? तो अंडमान निकोबार में की है, केंद्र शासित प्रदेशों में। विश्व में सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है? तो कनाडा की है। विश्व की सबसे अधिक तटरेखा वाला राज्य देश कनाडा है। ठीक, अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्या हो रहा है यहाँ पे? अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो दूसरा नंबर प्रश्न हमारा आगे आ गया। विश्व में अभ्रक यानी कि माइका का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? कहाँ पे होता है? तो विश्व में सर्वाधिक माइका का उत्पादन कहाँ पे होता है? भारत में होता है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान रखेंगे। अब भारत में सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है? भारत में किस राज्य में सबसे ज्यादा माइका का उत्पादन होता है? तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा माइका का उत्पादन होता है। भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में सबसे ज्यादा माइका का उत्पादन होता है। और आंध्र प्रदेश क्या है? ये उष्मा का क्या है? आंध्र प्रदेश उष्मा का तो सुचालक है, उष्मा का ये सुचालक है। माइका क्या है? उष्मा का सुचालक है। यहाँ पे अभ्रक माइका का उष्मा का सुचालक है। लेकिन आपसे पूछे कि विद्युत का क्या होता है? ये विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है, यानी कि विद्युत इसमें प्रवाह नहीं होगी। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। इसी वजह से ये थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक, आपसे पूछे कि विश्व में अब माइका का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है? भारत में। और भारत के किस राज्य में सर्वाधिक माइका का उत्पादन? आंध्र प्रदेश राज्य में। ठीक, और बात करते हैं यहाँ पे, आपसे पूछे कि उष्मा का ये कुचालक है, सुचालक है, और विद्युत का ये कुचालक है। माइका क्या है? विद्युत का कुचालक है। ठीक, और ग्रांड ट्रंक रोड यानी कि जीटी रोड किसने बनवाया था? तो ये जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया था? शेरशाह सूरी ने करवाया था। शेरशाह सूरी ने जीटी रोड का निर्माण करवाया था। ठीक, और ये कहां से कहां तक था? जीटी रोड का ये कलकत्ता से कहां तक जाता था? पेशावर तक जाता था। कलकत्ता से पेशावर तक जीटी रोड जाता था। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आपसे पूछे कि कन्नौज का युद्ध किन के बीच में होता है? यहाँ पे आप शेरशाह सूरी के बारे में देखेंगे। आपसे पूछे कि कन्नौज का युद्ध किसके बीच में हुआ? तो शेरशाह सूरी एंड किसके बीच में होता है? शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ था कन्नौज का युद्ध। शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में कन्नौज का युद्ध हुआ था। और इनके शेरशाह सूरी के दरबार में कौन रहते थे? शेरशाह सूरी के दरबार में मलिक मोहम्मद जायसी रहते थे। मलिक मोहम्मद जायसी को किसके दरबार में रहते थे? शेरशाह सूरी के दरबार में रहते थे। और मलिक मोहम्मद जायसी की एक रचना है पद्मावत। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। पद्मावत किसकी रचना है? पद्मावत किसकी रचना है? तो ये मलिक मोहम्मद जायसी की प्रमुख रचना है पद्मावत। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। और शेरशाह सूरी की मृत्यु कहाँ पे हुई थी? शेरशाह सूरी की मृत्यु कलिंजर में हुई थी। शेरशाह सूरी की मृत्यु कहाँ पे हुई थी? कलिंजर में। यहाँ पे एक तोप से गोला दाग रहा था, वहां पे मृत्यु हुई थी। आपसे पूछिए कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पे स्थित है? तो ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। सासाराम बिहार में शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है। सासाराम बिहार में शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब देख लिया यहाँ पे जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया? शेरशाह सूरी ने करवाया। जीटी रोड कहां से जाता था? कलकत्ता से लेकर पेशावर तक, पाकिस्तान तक जाता था। ठीक, और इनके शेरशाह सूरी के दरबार में एक कवि रहते थे जिनका नाम है मलिक मोहम्मद जायसी। और मलिक मोहम्मद जायसी की प्रमुख पुस्तक है पद्मावत। प्रमुख पुस्तक है पद्मावत, रचना है इनकी। और कन्नौज का युद्ध पूछे किसके बीच में हुआ था? तो कन्नौज का युद्ध शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ था। शेरशाह सूरी की मृत्यु एक कलिंजर में हुई थी और ये गोलाबारी कर रहा था, यानी कि तोप से गोले दाग रहा था। और इसकी मकबरा सासाराम बिहार में, गोला फटा नहीं, इसके पास ही फट गया और इनकी मृत्यु हो गई। ठीक, तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। बात करते हैं विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग क्या है? तो विटामिन बी की कमी से जो होता है बेरी रोग होता है। इस वीडियो से आपके जितने भी जीएस में सभी लेसन का, सभी चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा और सभी जो भी पार्ट होते हैं जीएस के सभी का रिवीजन होगा। इसमें जो भी हो गया, साइंस हो गया, भूगोल हो गया, आपका इकोनॉमी हो गया, हिस्ट्री हो गया, सभी का इसमें रिवीजन हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे साइंस का प्रश्न आ चुका है। आपसे पूछेगा विटामिन बी की कमी से। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस चैनल को और भी अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। देखिए विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बेरी रोग होता है, विटामिन बी की कमी से होता है। ठीक, और विटामिन सी की कमी से होता है कौन सा रोग? आपसे पूछे कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो देखिए विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग स्कर्वी है। और विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, एस्कॉर्बिक अम्ल है विटामिन सी का रासायनिक नाम।
एस्कॉर्बिक अम्ल है विटामिन सी का रासायनिक नाम। ठीक, अब आप लोग बताएंगे कि दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है। दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? तो दूध में विटामिन सी नहीं होता है। दूध में क्या नहीं होता? विटामिन सी नहीं होता है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और विटामिन सी दूध में नहीं होता। और डी की कमी से होने वाला रोग, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो डी की कमी से रिकेटस रोग होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है, जिसे क्या कहते हैं? इसे सूखा रोग भी कहते हैं। इसमें सूखा रोग भी कहते हैं। और ये किससे संबंधित है? इसमें हड्डियां प्रभावित होती हैं। क्या प्रभावित होती है? इसमें हड्डी प्रभावित होती है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल है। विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है क्या है? कैल्सीफेरॉल है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल है। ठीक, यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। विटामिन बी की कमी से रोग होने वाला रोग क्या है? बेरी। विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। और विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग स्कर्वी है। और स्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी का रासायनिक नाम है। स्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी का रासायनिक नाम है। और विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग डिकेटस, जिसे सूखा रोग भी कहते हैं। और ये किसे प्रभावित करता है? हड्डियों को प्रभावित करता है। दूध में विटामिन सी नहीं होता है। और कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का रासायनिक नाम है। अगला प्रश्न विटामिन से ही है। वहां पे साइंस के प्रश्न आ रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता? यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्रश्न, एक और इंपॉर्टेंट प्रश्न आ चुका है। किस विटामिन की कमी से? तो विटामिन के की कमी से। विटामिन के की कमी से क्या होता है? खून का थक्का नहीं जम पाता। ठीक, विटामिन के की कमी से खून का थक्का नहीं जम पाता है। ठीक, आपसे पूछे कि विटामिन की खोज किसने की? आपसे पूछे कि विटामिन की खोज किसने की? तो फंक ने की थी विटामिन की खोज। फंक ने की थी विटामिन की खोज। अब विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये भी आप लोग बताएंगे। तो विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता में कमी हो जाती है। जनन क्षमता में कमी हो जाती है विटामिन ई की कमी से। जनन क्षमता में क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बात करते हैं आपसे, ऐसे कौन कौन से विटामिन है जो वसा में घुलनशील होते हैं? जो वसा में घुलनशील विटामिनों की संख्या क्या क्या है? तो देखिए आप लोग, विटामिन के हो गया, विटामिन ई हो गया, और विटामिन डी और ए, ये सारे के सारे वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। और आपसे पूछे कि कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है? कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है? ठीक, आपसे पूछे कि कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है? तो विटामिन बी12 में पाया जाता है कोबाल्ट। ठीक, विटामिन बी12 में पाया जाता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जम पाता? तो विटामिन के की कमी से खून का थक्का नहीं जम पाता। विटामिन की खोज किसने की? आपसे पूछे कि विटामिन की खोज किसने की? तो फंक ने किया था विटामिन की खोज। विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता में क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। जनन क्षमता में विटामिन ई की कमी से कमी हो जाती है। और कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है? तो विटामिन बी12 में कोबाल्ट पाया जाता है। वसा में घुलनशील विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए। और जल में घुलनशील जो विटामिन होता है, विटामिन सी होता है, विटामिन बी होता है। ये दोनों जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। बात करते हैं साधारण नमक का रासायनिक नाम। तो ये भी साइंस से प्रश्न है और काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए साधारण नमक का जो रासायनिक नाम है, यहाँ पे आपको आ गया आपका क्या नाम है? केमिस्ट्री से संबंधित प्रश्न आ गया। तो जो साधारण नमक का रासायनिक नाम है NaCl है। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? NaCl है। और इसे क्या कहते हैं? सोडियम क्लोराइड। ये भी आप लोग याद रखेंगे कि यहाँ के एग्जाम में पूछा कि सोडियम क्लोराइड का रासायनिक फार्मूला क्या है? तो आप लोग बताएंगे यही NaCl। ठीक, तो NaCl सोडियम क्लोराइड हो गया। ठीक, आगे बात करते हैं हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? जिसे लाफिंग गैस कहते हैं। हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो ये भी आप लोग बहुत एग्जाम में पूछा है। नाइट्रस ऑक्साइड, जिसे N2O यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। नाइट्रस ऑक्साइड को भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक, तो ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। आपसे पूछे कि भारी जल का रासायनिक फार्मूला क्या है? भारी जल। तो भारी जल, तो देखिए नॉर्मल जल जो होता है उसको कहते हैं H2O। नॉर्मल जल H2O होता है, लेकिन जो भारी जल होता है उसे क्या कहते हैं? D2O कहते हैं। ठीक, D2O। तो भारी जल वाला आप लोग याद रखेंगे। आपसे पूछेगा कि धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो धावन सोडा भी आप लोग याद रखेंगे, जिसे धोने की सोडा भी कहते हैं, धावन सोडा। इसका रासायनिक नाम क्या है? इसे सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। इसे सोडियम क्या कहते हैं? सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, इसे सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। फार्मूला होता है Na2CO3। इसका फार्मूला Na2CO3 होता है। तो आप लोग देखिए साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? NaCl है। इसे सोडियम क्लोराइड कहते हैं। हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम है नाइट्रस ऑक्साइड, जिसे N2O कहते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड या फिर N2O कहते हैं। भारी जल का रासायनिक नाम D2O है।
और बात करते हैं धावन सोडा जिसे सोडियम कार्बोनेट कहते हैं, Na2CO3 इसका रासायनिक फार्मूला है। ठीक, आगे वाले प्रश्न की बात करते हैं हम लोग। तांबा किन दो धातुओं का मिश्र रूप है? तो जवाब तांबा पीतल की दो धातुओं का मिश्रण है। ठीक, तो तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है। तांबा और जस्ता मिलाएंगे तो आपको पीतल मिलेगा। ठीक, आप लोग पीतल के बर्तन के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? पीतल के बर्तन के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? तो पीतल के बर्तन के लिए जो प्रसिद्ध क्षेत्र है वो कौन सा है? ठीक, तो पीतल के बर्तन के लिए मुरादाबाद प्रसिद्ध है। मुरादाबाद पीतल के बर्तन के लिए प्रसिद्ध है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और जो टाका होता है, टाका जिसे जो आप लोग देखेंगे जो इलेक्ट्रीशियन होता है वो टाका लिए रहता है, या फिर उसे हम लोग क्या कहते हैं? सोल्डर कहते हैं। तो ये किस धातु का मिश्रण होता है? ये टिन और सीसा का मिश्रण होता है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। जो टाका होता है, टाका टिन और सीसा का मिश्रण होता है। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब आप लोग बताएंगे कि जर्मन सिल्वर जो होता है, जर्मन सिल्वर वो किसका मिश्रण होता है? तो देखिए जर्मन सिल्वर में जो है कॉपर होता है, जर्मन सिल्वर में कॉपर होता है, जिंक होता है और निकेल होता है। ये तीन चीज मिलके ये जर्मन सिल्वर का निर्माण करते हैं। तो जर्मन सिल्वर भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो ये सारी चीजें आप लोग कॉपी में नोट करेंगे और इसे 2 बार रिवीजन करेंगे। आप लोग को निश्चित तौर पे ही ऑप्शन मिलने पे आप क्लिक कर देंगे, आप कितने ही कमजोर हो। तो देखिए पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण होता है? तो तांबा और जस्ता आप मिलाएंगे तो आपको पीतल प्राप्त होगा। ठीक, आपसे पूछे पीतल के बर्तन के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? तो पीतल के बर्तन के लिए यूपी का मुरादाबाद प्रसिद्ध है पीतल के बर्तन के लिए। और टांका जो सोल्डर होता है वो किसका बना होता है? वो टिन और सीसा का मिश्रण होता है। जर्मन सिल्वर जो होता है उसमें कॉपर, जिंक और निकेल का मिश्रण होता है जर्मन सिल्वर में। ठीक, नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान होता है? तो नेत्रदान में नेत्र का जो कॉर्निया होता है उसका दान होता है। कॉर्निया का इसमें नेत्रदान में दान होता है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब नेत्र से संबंधित जो इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम में बनते हैं उन सभी प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। आप लोग से क्या एग्जाम में पूछेगा? आप लोग से पूछेगा कि निकट दृष्टि दोष, निकट जो दृष्टि दोष होता है उसमें किस चीज की निकट दृष्टि दोष, इसे क्या कहते हैं? निकट दृष्टि दोष को क्या कहते हैं? इसे मायोपिया कहते हैं। इंग्लिश में भी आप लोग याद रखेंगे क्योंकि एग्जाम में इंग्लिश वर्ड ज्यादा देता है। मायोपिया कठिन बनाने के लिए एग्जाम, तो मायोपिया बच्चों को पता नहीं होता है। इसमें क्या होता है? दूर की चीजें नहीं दिखाई देती, दूर की चीजें नहीं दिखाई देती। और एक होता है दूर दृष्टि दोष, और एक क्या होता है? दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष में क्या होता है? दूर दृष्टि दोष में क्या होगा? इसमें निकट की वस्तु, इसे क्या कहते हैं? हाइपरमेट्रोपिया। इसे क्या कहते हैं? हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, इसे हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। और इसमें क्या होता है? इसमें पास की चीजें नहीं दिखाई देती, यानी कि निकट की चीजें नहीं दिखाई देती। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। जहाँ पे दूर रहेगा तो पास की चीजें नहीं दिखेगा, और निकट रहेगा तो दूर की चीजें नहीं दिखेगा। ये उल्टा संबंध है, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। और आपसे पूछे कि मानव की आंख में प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है? मानव की आंख में प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है? तो मानव की आंख में प्रतिबिंब निर्माण कहाँ पे होता है? तो मानव की आंख में प्रतिबिंब रेटिना पे बनता है, रेटिना पे बनता है। ठीक, और आप लोग बताएंगे कि जो मानव का आंख होता है उसमें प्रकाश का नियंत्रण, यानी कि अधिक मात्रा में प्रकाश ना प्रवेश करे, इसका प्रकाश नियंत्रण कौन करता है? मानव में प्रकाश का नियंत्रण कौन करता है? तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आइरिस क्या काम करता है? ये प्रकाश के नियंत्रण का काम करता है आइरिस, मानव के आंख में। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आपसे पूछे कि ट्रेकोमा रोग, यहाँ पे ट्रेकोमा रोग ऐसे पूछेगा कि ट्रेकोमा रोग किस अंग से संबंधित है? ट्रेकोमा रोग या फिर मोतियाबिंद, ट्रेकोमा रोग या फिर क्या? मोतियाबिंद आप लोग याद रखेंगे। ट्रेकोमा रोग, मोतियाबिंद, ये किससे संबंधित है? आंख से संबंधित बीमारी है। या फिर आपसे पूछे कि मोतियाबिंद, ट्रेकोमा और ग्लूकोमा रोग ये किससे संबंधित है? ये सभी किससे संबंधित है? ये आंख से संबंधित बीमारी है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक, तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अब देखिए नेत्रदान में मनुष्य किस भाग का दान करता है? तो नेत्रदान में डोनर जो होता है कॉर्निया का दान करता है। निकट दृष्टि दोष जिसे मायोपिया कहते हैं, इसमें क्या होता है? दूर की चीजें स्पष्ट नहीं दिखाई देती। और दूर दृष्टि दोष को क्या कहते हैं? इसे हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। इसमें पास की चीजें स्पष्ट नहीं दिखाई देती। प्रतिबिंब का निर्माण मानव की आंख में रेटिना पे होता है, लेकिन दान करते समय कॉर्निया को दान किया जाता है। प्रकाश का नियंत्रण का काम आइरिस करता है। ट्रेकोमा रोग, मोतियाबिंद या फिर ग्लूकोमा रोग ये सभी किससे संबंधित है? आंख से संबंधित बीमारी है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न भी साइंस है और विटामिन से संबंधित प्रश्न इस वीडियो में सारे हो जा रहे हैं, जितने भी प्रश्न बनते हैं। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो अभी हमने बताया कि विटामिन B12 में क्या पाया जाता है? कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। इसे क्या कहते हैं? साइनोकोबाल्मिन कहते हैं। इसे साइनोकोबाल्मिन कहते हैं। ये भी आप लोग नाम याद रखेंगे, साइनोकोबाल्मिन कहते हैं। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बात करते हैं आगे हम लोग बात करते हैं ल्यूकेमिया या फिर रक्त कैंसर। ल्यूकेमिया या फिर क्या? रक्त कैंसर। इसमें किसका प्रयोग होता है? तो इसमें कोबाल्ट 60 का प्रयोग होता है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, इसमें कोबाल्ट 60 का प्रयोग करते हैं। ठीक, इसके उपाय में आंवले में कौन सा विटामिन होता है? आंवले में कौन सा विटामिन होता है? तो आंवले में जो होता है विटामिन सी होता है। आंवले में विटामिन सी की प्रचुर मात्रा होती है। और सूर्य के प्रकाश से हमें कौन विटामिन मिलता है? सूर्य के प्रकाश से हमें कौन सा विटामिन मिलता है? तो विटामिन डी हमें कहाँ मिलता है? विटामिन डी सूर्य के प्रकाश से मिलता है। तो इन सारी चीजों को आप लोग ध्यान रखेंगे। देखिए, विटामिन की कमी से कोबाल्ट, किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। इसे साइनोकोबाल्मिन भी कहते हैं। ठीक, साइनोकोबाल्मिन कहते हैं। अब बात करते हैं ल्यूकेमिया या फिर रक्त कैंसर। इसमें क्या प्रयोग होता है? उपचार में कोबाल्ट 60 का प्रयोग होता है। आंवले में कौन सा? विटामिन सी पाया जाता है। आंवले में सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी का पाया जाता है। ठीक, बात करते हैं कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? तो कोशिका का जो पावर हाउस है माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। कोशिका का पावर हाउस किसे? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं कोशिका का पावर हाउस। और आपसे पूछे कि कोशिका का खोज किसने किया? कोशिका का खोज किसने किया? तो रॉबर्ट हुक ने किया था कोशिका का खोज। रॉबर्ट हुक ने किया था कोशिका खोज। आपसे पूछे कब किया था? तो 1913 में रॉबर्ट हुक ने 1665 में रॉबर्ट हुक ने कोशिका का खोज किया था। आपसे पूछे कि कोशिका का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? कोशिका सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? तो कोशिका सिद्धांत के बारे में आप लोग बताएंगे। स्लाइडल और स्लाइडल एंड स्वान ने क्या किया? यहाँ पे स्लाइडल और स्वान ने कोशिका सिद्धांत को प्रस्तुत किया। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। कब प्रस्तुत किया? ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। 1831 डेट भी एग्जाम में पूछा जाता है। और कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? जो कोशिका का जो अध्ययन होता है वो क्या कहलाता है? तो साइटोलॉजी कहलाता है। साइटोलॉजी कहलाता है कोशिका का अध्ययन। ठीक, साइटोलॉजी कहलाता है। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बात करते हैं मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका क्या होती है? मानव शरीर की जो सबसे लंबी कोशिका होती है उसका क्या नाम है? तो मानव शरीर की जो सबसे लंबी कोशिका है तंत्रिका तंत्र की कोशिका। तंत्रिका तंत्र की कोशिका मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। ठीक, आपसे पूछे कि सबसे छोटी जीवित कोशिका क्या है? आपसे पूछे कि सबसे छोटी जीवित कोशिका क्या है? तो ये भी आप लोग बताएंगे। सबसे छोटी जीवित कोशिका का नाम बताएंगे। तो सबसे छोटी जीवित जो कोशिका है, जो सबसे छोटी जीवित कोशिका है वो क्या है? माइकोप्लाज्मा है। ठीक, माइकोप्लाज्मा है सबसे छोटी जीवित कोशिका। ठीक, देख लेते हैं यहाँ पे हमारे साथ में। आपसे पूछे कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है कोशिका का पावर हाउस। कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने किया। कब किया? 1665 में किया। और कोशिका सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? स्लाइडल एंड स्वान ने कोशिका सिद्धांत 1831 में प्रस्तुत किया। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र की कोशिका। अब बात करते हैं सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सा? माइक्रोप्लाज्मा है सबसे जीवित कोशिका। ठीक, अब बात करते हैं लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ पे होता है? तो लाल रक्त कणिकाओं का जो है निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ पे? अस्थि मज्जा में होता है। और लाल रक्त कणिकाओं का जीवन कितने दिन का होता है? ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन 20 से 120 दिन का होता है। 20 से 120 दिन का होता है। और आरबीसी का मुख्य घटक क्या होता है? आरबीसी का जो मुख्य घटक यानी कि लाल रक्त कणिका का मुख्य घटक क्या है? तो आरबीसी का जो मुख्य घटक है हीमोग्लोबिन है। ठीक, हीमोग्लोबिन है आरबीसी का मुख्य घटक। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और हीमोग्लोबिन आरबीसी नष्ट कहाँ पे होता है? लाल रक्त कणिकाएं आपसे पूछे कि नष्ट कहाँ पे होती हैं? तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। यकृत या फिर प्लीहा में, यकृत या प्लीहा में ये नष्ट होती हैं। इसीलिए
यकृत एवं प्लीहा का आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। अब आरबीसी का क्या कहा जाता है? कब्रिस्तान कहा जाता है। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। देख लीजिए यहाँ पे साथ में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ पे होता है? अस्थि मज्जा में होता है। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण अस्थि मज्जा में। लाल रक्त कणिका का जीवन कितना दिन होता है? 20 से 120 दिन इसका जीवन होता है। और यहाँ पे बात करते हैं आरबीसी का मुख्य घटक क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है आरबीसी का मुख्य घटक। और आरबीसी नष्ट कहाँ पे होता है? यकृत या फिर प्लीहा में ये नष्ट होता है। और आरबीसी का कब्र किसे कहा जाता है? यकृत या फिर प्लीहा को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ पे देखिए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी के दिन मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी के दिन? क्योंकि यहाँ पे सीवी रमन ने क्या किया था? सीवी रमन ने क्या किया था? रमन प्रभाव की खोज किया था। सीवी रमन ने रमन प्रभाव की खोज किया था, तो इस वजह से रमन प्रभाव की खोज किया था, इस वजह से इसे यहाँ पे मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी के दिन मनाया जाता है। और कुछ दिवस देखते हैं। आपसे पूछे कि राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय महिला दिवस, ठीक, तो यहाँ पे फरवरी महीना हम लोग लिए हैं, तो राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? ये 13 फरवरी के दिन मनाया जाता है। राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी के दिन मनाया जाता है। आपसे पूछे कि विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? आपसे पूछे कि विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व कैंसर दिवस की बात करें तो ये कब मनाया जाता है? ये 4 फरवरी के दिन मनाया जाता है विश्व कैंसर दिवस। ठीक, तो आपसे पूछे कि अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? ये 21 फरवरी के दिन मनाया जाता है। 21 फरवरी के दिन मनाया जाता है। तो देख लीजिए यहाँ पे हम लोग साथ में। तो आपसे पूछे कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाते हैं? 28 फरवरी के दिन। क्यों मनाते हैं? क्योंकि इसमें सीवी रमन ने रमन प्रभाव की खोज की थी। ठीक, इसलिए वजह से मनाते हैं। राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को दिन। विश्व कैंसर दिवस की बात करें 4 फरवरी के दिन मनाते हैं। अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी के दिन मनाते हैं। और ब्लड प्रेशर मापने वाले का यंत्र को क्या कहते हैं? स्फिग्नोमैनोमीटर कहते हैं। स्फिग्नोमैनोमीटर कहते हैं। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। स्फिग्नोमैनोमीटर कहते हैं रक्तदाब को मापने वाले यंत्र को। ठीक, अब बात करते हैं दूध की शुद्धता किस यंत्र में मापते हैं? दूध की शुद्धता किस यंत्र में मापते हैं? तो ये आप लोग हमें जवाब बताएंगे। तो दूध की जो शुद्धता है ये लैक्टोमीटर में नापते हैं। दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर में नापते हैं। और पवन की गति यानी कि हवा की गति, पवन की गति किस यंत्र में मापते हैं? तो पवन की गति के लिए आप लोग ध्यान रखेंगे ये एनीमोमीटर में मापते हैं। ठीक, एनीमोमीटर में पवन की गति मापते हैं। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और वायुमंडलीय दाब की माप किसमें कहते हैं? वायुमंडलीय जो दाब होता है ये इसकी माप किसमें करते हैं? तो वायुमंडलीय जो दाब की माप है इसमें बैरोमीटर में इसकी माप करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे देख लीजिए हम लोग साथ में। आपसे पूछे कि ब्लड प्रेशर मापने का यंत्र क्या होता है? स्फिग्नोमैनोमीटर होता है ब्लड प्रेशर मापने का यंत्र। दूध की जो शुद्धता है मापने में लैक्टोमीटर में प्रयोग किया जाता है। ठीक, बात करते हैं जहां पे आपको लैक्टो शब्द दिखे तो आप लोग जान जाइए कि ये दूध से ही संबंधित कोई प्रश्न है। और बात करते हैं पवन की गति एनीमोमीटर से मापते हैं पवन की गति। और वायुमंडलीय दाब की जो गति है वो बैरोमीटर से मापते हैं। ठीक, तो ये सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जिसे हमने आपको बताया। ठीक, आगे चौथे नंबर प्रश्न है पॉलिटी से इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि किस अधिवेशन में कांग्रेस के 2 दलों में विभाजित हो गई थी? तो कांग्रेस 2 दलों में किस अधिवेशन में विभाजित हो गई थी? तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि 1907 का हुआ था। 1907 का हुआ था सूरत अधिवेशन। 1907 का हुआ था सूरत अधिवेशन। और सूरत अधिवेशन की बात करें इसी में क्या हुआ था? कांग्रेस 2 दलों में बट गई थी। एक तो आपका हो गया गरम दल, एक तो आपका हो गया गरम दल और एक तो हो गया आपका नरम दल। ठीक, इसमें 2 भागों में उग्रवादी और उदारवादी 2 भागों में यहाँ पे बट गया था। ठीक, सूरत अधिवेशन में। उसके बाद विलय की बात करें, विलय कब हुआ था इन लोग का? विलय कब हुआ था? तो 1916 का आप लोग कलकत्ता अधिवेशन याद रखेंगे। 1916 में लखनऊ में अधिवेशन हुआ था। 1916 में कहाँ पे? लखनऊ अधिवेशन। यहाँ पे क्या हुआ था? लखनऊ अधिवेशन में दोनों का पैचअप हो गया था, यानी कि नरम दल क्या हो गया? नरम दल और फिर गरम दल, ये दोनों जुड़ गए आपस में। नरम दल और गरम दल आपस में विलय हो गया था। और इस लखनऊ अधिवेशन के आपसे पूछा जाता है कि अध्यक्ष कौन थे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि दोनों में समझौता हो गया था, तो इंपॉर्टेंट आप लोग बताएंगे। इसके अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार थे। इसके अध्यक्ष कौन थे?
अंबिका चरण मजूमदार थे। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे देख लीजिए, हम साथ में देखते हैं। आपसे पूछे कि किस अधिवेशन में कांग्रेस के 2 दलों में विभाजन हो गया था, तो 1907 का आप लोग याद रखेंगे सूरत अधिवेशन। सूरत अधिवेशन में कांग्रेस 2 दलों में विभाजित हो गया था। एक तो आपका कौन सा, गरम दल, और एक तो नरम दल, उग्रवादी और उदारवादी में ये विभाजित हो गया था। ठीक, आपसे पूछे कि विलय कब हुआ था, 1916 का लखनऊ अधिवेशन हुआ था, जिसके अध्यक्ष कौन थे, अंबिका चरण मजूमदार थे। अंबिका चरण मजूमदार इसके अध्यक्ष थे, और इसमें नरम दल और गरम दल का क्या हो गया था, आगे चल के विलय हो गया था। अब बात करते हैं सर्वाधिक जस्ते का उत्पादन कहाँ पे होता है। सर्वाधिक जस्ते का उत्पादन कहाँ पे होता है, तो सर्वाधिक जस्ते का उत्पादन की बात करें, ये राजस्थान में होता है। सर्वाधिक जस्ते का उत्पादन राजस्थान में होता है। ठीक, और राजस्थान की एक जावर की खान है, राजस्थान में एक जावर की खान है, वहां पे किस चीज का उत्पादन होता है, ये जस्ते का उत्पादन होता है। यहाँ पे जस्ता ही यहाँ पे उत्पादन होता है। आपसे पूछे कि धान का जो खैरा रोग होता है, जहाँ धान में एक खैरा रोग, यहाँ पे रिलेट करके आप लोग पढ़ेंगे, खैरा रोग किससे संबंधित है, तो किसकी कमी से होता है, ये जस्ते की कमी से, जस्ता की कमी या फिर आपको जिंक मिलेगा, उसकी कमी से धान में खैरा रोग होता है। और धातु पे गैल्वेनाइजेशन में कौन सी परत चढ़ाते हैं, जो धातु में यानी कि जंग से बचने के लिए उसमें क्या किया जाता है, गैल्वेनाइजेशन किया जाता है, उसमें कौन सी परत को इसमें चढ़ाते हैं, ये भी आप लोग बताएंगे। गैल्वेनाइजेशन में कौन सी परत को इसमें चढ़ाते हैं, तो इसमें जिंक की परत को चढ़ाते हैं, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, जिंक की परत चढ़ाते हैं। ठीक, तो यहाँ पे देख लीजिए, जिंक के अयस्क आपसे पूछे कौन कौन से जिंक के अयस्क, तो जिंक ब्लैंडी है, जिंक ब्लैंडी जिंक के अयस्क है। ठीक, जिंक ब्लैंड जिंक के अयस्क है। ठीक, तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। सर्वाधिक जस्ता उत्पादन करने वाला राज्य राजस्थान है। जावर की खान किसके लिए प्रसिद्ध है, जस्ते के लिए प्रसिद्ध है। और धान में खैरा रोग किसकी कमी से होता है, जस्ते की कमी से होता है धान में खैरा रोग। और धातु में गैल्वेनाइजेशन की क्रिया किस धातु पे चढ़ा के की जाती है, जिंक के परत चढ़ा के। और जिंक के अयस्क कौन कौन से है, जिंक ब्लैंड है, जिंक के अयस्क। तंजावुर का विद्येश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, राजराज प्रथम ने इसका निर्माण कराया था। राजराज प्रथम ने इसका निर्माण कराया था। राजराज प्रथम किस वंश का शासक था, ये चोल वंश का शासक था। राजराज प्रथम ये चोल वंश का शासक था। और मंदिर, ये जो तंजावुर का विद्येश्वर मंदिर है, इसकी शैली क्या थी, जो इसकी शैली थी, ये द्रविड़ शैली में बनी हुई थी। मंदिर किस शैली में बना हुआ था, द्रविड़ शैली में बना हुआ था। जो दक्षिण भारत की जितने भी मंदिरें हैं वो द्रविड़ शैली में बना हुआ था। ठीक, जैसे आपका हो गया कांचीपुरम का मंदिर, कांचीपुरम का जो मंदिर है ये द्रविड़ शैली में बना हुआ है। कौन सी शैली, ये द्रविड़ शैली में बना हुआ है। ठीक, और बात करते हैं कांचीपुरम मंदिर का, इसके निर्माण कौन कराया था, नरसिंह वर्मन ने कराया था। नरसिंह वर्मन ने इसका निर्माण कराया था। नरसिंह वर्मन सेकंड ने इसका निर्माण कराया था। और बात करते हैं ये कहाँ पे उससे कांजावरे, ये तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पे, तमिलनाडु में स्थित मंदिर है। ठीक, तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। आपसे पूछे कि एलोरा का कैलाश मंदिर, एलोरा का जो कैलाश मंदिर है ये किस, एलोरा का जो कैलाश मंदिर है ये भी द्रविड़ शैली में बना हुआ है। और इसका निर्माण किसने करवाया था, कृष्ण प्रथम ने करवाया था। इसका निर्माण किसने, कृष्ण प्रथम ने इसका निर्माण कराया था। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और एलोरा का जो मंदिर है कहाँ पे स्थित है, औरंगाबाद में स्थित है। कहाँ पे, औरंगाबाद में स्थित है। और ये औरंगाबाद कहाँ पे है, महाराष्ट्र राज्य में है। देख लेते हैं साथ में। आपसे पूछे कि तंजावर का बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण राजराज प्रथम ने कराया था। ये चोल वंश का शासक था। और किस शैली में बनी हुई मंदिर है, द्रविड़ शैली में बनाई गई। दक्षिण भारत की सभी मंदिरें द्रविड़ शैली में, और उत्तर भारत की जितनी भी मंदिरें हैं वो नागर शैली में बनी हुई हैं। और जहाँ पे द्रविड़ शैली और नागर शैली दोनों का प्रभाव दिखता है उसे क्या कहते हैं, उसे बेसर शैली कहते हैं। ठीक, और कांचीपुरम का मंदिर नरसिंह वर्मन सेकंड ने बनवाया था। और ये कहाँ पे स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है, द्रविड़ शैली में बना हुआ है। कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने कराया था। और ये औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। कोलारसोड़ खदान कहाँ पे स्थित है, ये कर्नाटक में स्थित है। कोलारसोड़ खदान कर्नाटक में स्थित है। और आपसे पूछे कि दक्षिण अफ्रीका की स्वर्ण नगरी किसे कहा जाता है, दक्षिण अफ्रीका की क्या
स्वर्ण नगरी किसे कहा जाता है? तो दक्षिण अफ्रीका की जो स्वर्ण नगरी है वो जोहान्सबर्ग को कहा जाता है। किसे? जोहान्सबर्ग को कहा जाता है। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे क्योंकि यहाँ पे सोने की खान है, यहाँ पे सोने निकाले जाते हैं। ठीक, तो दक्षिण अफ्रीका की स्वर्ण नगरी जोहान्सबर्ग को कहा जाता है। और सोना की बात करें, सोना या फिर इसका प्रतीक क्या होता है? सोने का प्रतीक क्या होता है? AU होता है सोने का प्रतीक। ठीक, आपसे पूछे चांदी का प्रतीक क्या होता है? आपसे पूछे कि चांदी का प्रतीक क्या होता है, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे, AG होता है चांदी का प्रतीक। ठीक, आपसे क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। और सबसे शुद्धतम कोयला, सबसे शुद्ध सोना किस कैरेट का होता है? तो 24 कैरेट का जो सोना होता है वो सबसे शुद्ध सोना होता है। ठीक, आपसे पूछे कि सफेद सोना किसे कहा जाता है? सफेद सोना किसे कहा जाता है? तो जो सफेद सोना है ये कपास को कहा जाता है। सफेद सोना कपास को कहा जाता है। आपसे पूछे कि हरा सोना किसे कहा जाता है? हरा सोना किसे कहा जाता है? तो हरा सोना चाय को कहा जाता है। आपसे पूछे कि काला सोना किसे कहा जाता है? काला सोना किसे कहा जाता है? तो काला सोना किसे कहा जाता है? ये किसे कहा जाता है? कोयले को कहा जाता है काला सोना। अब आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि बाबू सोना किसे कहा जाता है। आपसे बाबू सोना पूछे किसे कहा जाता है, तो ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में आप लोग भली भांति इसे जानते हैं। आपसे पूछे कि मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो मुगल सम्राट हरा सोना चाय को कहा जाता है। तो यहाँ पे देख लीजिए कोलार और खदान कहाँ पे स्थित है? तो कर्नाटक में स्थित है। ये सोने के लिए प्रसिद्ध है। और बात करते हैं AU किसका प्रतीक है? ये सोने का प्रतीक है। सबसे शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। और सफेद सोना कपास को कहते हैं, हरा सोना चाय को कहते हैं, काला सोना कोयला को कहते हैं, चांदी का प्रतीक AG होता है। दक्षिण अफ्रीका की स्वर्ण नगरी किसे कहते हैं? जोहान्सबर्ग को पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो अमरकोट के दुर्ग में हुआ था। अमरकोट के दुर्ग में हुआ था। अमरकोट के दुर्ग में हुआ था मुगल सम्राट अकबर का जन्म। ठीक, अब बात करते हैं मुगल सम्राट एक ऐसा अकबर कैसा शासक था? ये एक अशिक्षित शासक था। तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, कौन सा शासक अशिक्षित था, यानी कि पढ़ा लिखा नहीं था। ठीक, तो ये अशिक्षित शासक था कौन? अकबर। ठीक, और बात करते हैं आईने अकबरी की लेखक। यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है आईने अकबरी, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा जाता है आईने अकबरी के लेखक कौन है? तो आईने अकबरी के लेखक कौन है? अबुल फजल है। आईने अकबरी के लेखक कौन है? अबुल फजल है। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब आपसे पूछे एग्जाम में कि दीन ए इलाही की स्थापना किसने की? दीन ए इलाही एक धर्म था जिसका अकबर क्या करता है? निर्माण करता है। जिसका अकबर निर्माण करता है। कब किया था? 1582 में इसका निर्माण करता है। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। दीन इलाही की स्थापना 1582 में किसने? अकबर ने की थी। और अकबर के दरबार में कौन रहते थे? अकबर के दरबार में कौन से संगीतकार रहते? तो अकबर के दरबार में तानसेन जैसे संगीतकार थे। तानसेन थे। और तानसेन की बात करें जैसे क्या इनका बचपन का नाम क्या था? रामतनु पांडे था। रामतनु पांडे था इनके बचपन का नाम। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। तानसेन के बचपन का नाम रामतनु पांडे था। और अकबर की बात करें तो आगरा का किला ये बनवाता है। किसका? आगरा का किला किसने बनवाया? तो अकबर ने बनवाया आगरा का किला। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे, आगरा का किला अकबर ने बनाया था। ठीक, आपसे पूछे कि अकबर का मकबरा कहाँ पे स्थित है? यहाँ पे लिख लेते हैं। अकबर का मकबरा आपसे पूछे कहाँ पे स्थित है? तो अकबर का मकबरा कहाँ पे स्थित है? ये सिकंदरा में स्थित है। सिकंदरा में अकबर का मकबरा स्थित है। और सिकंदरा कहाँ पे है? ये यूपी में स्थित है, आगरा में। ठीक, तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। आपसे पूछे कि मुगल सम्राट अकबर का जन्म अमरकोट के दुर्ग में हुआ था। मुगल सम्राट अकबर का जन्म। और अकबर एक कैसा शासक था? ये अशिक्षित शासक था। अकबर के दरबार में कौन? तानसेन रहते थे अकबर के दरबार में। ये एक संगीतज्ञ थे, यानी म्यूजिशियन थे। और रामतनु पांडे इनके बचपन का नाम था। दीन ए इलाही धर्म की स्थापना अकबर ने किया, 1582 में किया। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है। और मकबरा इनका सिकंदरा यूपी में आगरा में बसा हुआ है। आगरा का किला का निर्माण अकबर ने कराया था। आईने अकबरी के लेखक अबुल फजल ने, कई बार पूछा गया इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आईने अकबरी के लेखक कौन? अबुल फजल। ठीक, आपसे पूछे कि दास प्रथा का अंत किसने किया? आपसे पूछे कि दास प्रथा का अंत किसने किया? तो दास प्रथा के अंत के बारे में अकबर कब करता है? तो 1500 दास प्रथा की 1562 में अकबर करता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि झरिया कोयला क्षेत्र झारखंड के किस जिले में है? तो धनबाद में है। झारखंड के धनबाद जिले में है। और झारखंड में धनबाद जिले में है झरिया कोयला क्षेत्र। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। आप लोग बताएंगे कि भूरा कोयला किसे कहते हैं? भूरा जो कोयला है किसे कहते हैं?
तो भूरा कोयला एंथ्रेसाइट लिग्नाइट को कहते हैं। भूरा कोयला किसे? लिग्नाइट को कहते हैं भूरा कोयला। ठीक, तो ये आप लोग याद रखेंगे। आप लोग बताया गया काला सोना किसे कहते हैं? काला सोना किसे कहते हैं? कोयला को कहते हैं काला सोना। किसे? काला सोना कोयला को कहते हैं। ठीक, सबसे उच्च श्रेणी का जो कोयला होता है वो क्या होता है? सबसे उच्च श्रेणी का जो कोयला होता है, तो सबसे उच्च श्रेणी का जो कोयला है वो क्या है? आपका एंथ्रेसाइट है। एंथ्रेसाइट है सबसे उच्च कोयले, सबसे उच्च श्रेणी का कोयला एंथ्रेसाइट है। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं कोक का निर्माण किससे होता है? कोक का निर्माण किससे होता है? तो कोक का निर्माण किससे होता है? ये कोयले से होता है। ठीक, कोयला से होता है कोक का निर्माण। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब कोयला खनन दिवस कब मनाया जाता है? आप लोग बताएंगे कि कोयला जो है खनन दिवस कब मनाया जाता है? ठीक, कोयला खनन दिवस कब मनाया जाता है? 4 मई के दिन मनाया जाता है। तो इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। झरिया कोयला क्षेत्र कहाँ पे? धनबाद झारखंड में स्थित है। और कोयला भूरा कोयला लिग्नाइट को कहा जाता है, काला सोना कोयला को कहा जाता है, सबसे उच्च श्रेणी का कोयला एंथ्रेसाइट कोयला है, और कोक का निर्माण कोयले से ही होता है, और 4 मई कोयला खनन दिवस मनाया जाता है। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा स्पीकर करता है। लोकसभा स्पीकर करता है संयुक्त बैठक की अध्यक्षता। ठीक, स्पीकर लोकसभा स्पीकर संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। संयुक्त बैठक है आर्टिकल नंबर 108 में। आर्टिकल नंबर 108 में है संयुक्त बैठक। और ये कहाँ से लिया गया संयुक्त बैठक? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। संयुक्त बैठक का जो प्रावधान है दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। ठीक, तो ये भी चीजें आप लोग याद रखेंगे। ठीक, आपसे पूछे कि लोकसभा के जो पहले अध्यक्ष हैं वो कौन बने थे? लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन बने थे? तो लोकसभा के जो पहले अध्यक्ष थे वो जीवी मावलंकर बने थे। जीवी मावलंकर बने थे लोकसभा के पहले अध्यक्ष। ठीक, और इन्हें क्या कहता है? लोकसभा का जनक कहता है। लोकसभा का जनक किसे कहा जाता है? जीवी मावलंकर को कहता है। लोकसभा के पहले महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? तो लोकसभा की जो पहली महिला अध्यक्ष हैं वो मीरा कुमार बनी थी। मीरा कुमार बनी थी लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष। और वर्तमान समय में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है ये भी आप लोग बताएंगे। तो वर्तमान समय में जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं वो ओम बिरला है। वर्तमान समय में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। वर्तमान समय में किस नंबर की लोकसभा चल रही है? 17वीं लोकसभा चल रही है। तो देख लीजिए संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। 108 में अनुच्छेद नंबर दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। पहले अध्यक्ष कौन है? जीवी मावलंकर है, और ये लोकसभा का जनक कहा जाता है। और पहली महिला जो लोकसभा की अध्यक्ष बनी मीरा कुमार है। वर्तमान समय में ओम बिरला है। वर्तमान समय 17वीं लोकसभा चल रही है। तो इतनी चीजें आप लोग लोकसभा से याद रखेंगे। आगे बात करते हैं। यहाँ पे आप पूछ रहे हैं बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम कहाँ पे स्थित है? तो बिरसा मुंडा जो हॉकी स्टेडियम है वो राउरकेला में स्थित है। राउरकेला। अब आपसे पूछे कि मुंडा जनजाति कहाँ पे पाई जाती है? जो मुंडा जनजाति है ये कहाँ पे पाई जाती है? तो मुंडा जनजाति जो है ये झारखंड में पाई जाती है। मुंडा जनजाति ये झारखंड में पाई जाने वाली जनजाति है। ठीक, अब आप लोग बताएंगे कि मुंडा विद्रोह के नेता कौन थे? तो मुंडा विद्रोह के नेता कौन थे? तो मुंडा विद्रोह के नेता कौन थे? ये बिरसा मुंडा थे। बिरसा मुंडा मुंडा विद्रोह के नेता थे। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, बिरसा मुंडा। ठीक, तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। और जो बिरसा मुंडा है ये खुद को क्या कहते हैं? ये भगवान का दूत कहते हैं। खुद को ये भगवान का दूत कहते हैं। बिरसा मुंडा खुद को भगवान का दूत कहते हैं। तो ये सारी चीजों का इनके बिरसा मुंडा के गुरु का क्या नाम था? आनंद पांडे था। इनके गुरु का नाम क्या था? आनंद पांडे। ये भी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लीजिए साथ में हमारे बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम कहाँ पे स्थित है? राउरकेला। राउरकेला कहाँ पे स्थित है? ये उड़ीसा में स्थित है। राउरकेला कहाँ पे? उड़ीसा में स्थित है। मुंडा जनजाति कहाँ? झारखंड में पाई जाती है। मुंडा विद्रोह के नेता कौन है? बिरसा मुंडा है मुंडा विद्रोह के नेता। और इनके गुरु का नाम आनंद पांडे है। भगवान का दूत बिरसा मुंडा खुद को कहते हैं। कोयला खनन तो इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का जो सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप है। ठीक, आपसे पूछे कि विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का जो सबसे छोटा महाद्वीप है वो कौन सा महाद्वीप है? वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। ठीक, तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। आपसे पूछे कि विश्व का सर्वोच्च शिखर कौन है? विश्व का सर्वोच्च शिखर क्या है? तो विश्व का जो सर्वोच्च शिखर है
माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट है विश्व का सर्वोच्च शिखर। आपसे पूछे कि और ये किसके अंदर है, ये हिमालय में है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है या फिर विश्व की सबसे ऊंची चोटी। आपसे पूछे कि एशिया की जो सबसे लंबी नदी है वो क्या है, एशिया की सबसे लंबी नदी क्या है। तो एशिया की बात कर रहे हैं यहाँ पे, एशिया की जो सबसे लंबी नदी है वो यांगसी नदी है। यांगसी नदी एशिया की सबसे लंबी नदी है, यांगसी। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, यांगसी नदी एशिया की सबसे लंबी नदी है, चीन में बहने वाली नदी है यांगसी। ठीक, आपसे पूछे कि सबसे बड़ा द्वीप क्या है, एशिया का विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, एशिया का सबसे बड़ा द्वीप क्या है। तो एशिया का जो सबसे बड़ा द्वीप है, यहाँ पे एशिया की बात कर रहे हैं, एशिया की सबसे बड़ा द्वीप बोर्नियो है। एशिया का सबसे बड़ा द्वीप बोर्नियो है। ठीक, तो ये कहाँ पे स्थित है, इंडोनेशिया में स्थित है। इंडोनेशिया में स्थित है बोर्नियो। ठीक, तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। और आप लोग बात करेंगे कि उत्तरी अमेरिका को एशिया से कौन सी चीजें अलग करती है। उत्तरी अमेरिका को एशिया से क्या चीज अलग करती है। तो एशिया से उत्तरी अमेरिका को क्या बेरिंग जल संधि अलग करती है। ठीक, बेरिंग जल संधि अलग करती है। ठीक, तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। बेरिंग जल संधि उत्तरी अमेरिका को अफ्रीका से अलग उत्तरी अमेरिका को एशिया से अलग करती है। और किसको अलग करती है, ये रूस और अलास्का को अलग करती है। तो ये भी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारे साथ में आपसे पूछे विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, और एशिया महाद्वीप की सबसे ऊंची शिखर क्या है, माउंट एवरेस्ट, या फिर विश्व की सबसे ऊंची शिखर माउंट एवरेस्ट हिमालय के अंतर्गत आता है। और एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो यांगसी नदी एशिया की सबसे लंबी नदी है और ये चीन में बहने वाली नदी है। एशिया की सबसे बड़ी द्वीप क्या है, बोर्नियो है। एशिया की सबसे बड़ी द्वीप बोर्नियो इंडोनेशिया में ये स्थित द्वीप है। और रूस और अलास्का के बीच में कौन सी जल संधि, बेरिंग जल संधि, या फिर कहे उत्तरी अमेरिका और एशिया के बीच में बेरिंग जल संधि। इन चीजों को आप लोग ध्यान रखेंगे। पूर्व का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं, पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं, तो हल्दिया बंदरगाह को पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार कहते हैं, हल्दिया बंदरगाह को। ठीक, आपसे पूछे कि पूर्व का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं, पूर्व का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं। ठीक, तो जब आपसे पूछे कि पूर्व का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं, तो आप लोग बताएंगे जकार्ता को कहते हैं, पूर्व का प्रवेश द्वार जकार्ता को कहते हैं। ठीक, आपसे पूछे कि प्रशांत महासागर का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं, प्रशांत महासागर का जो प्रवेश द्वार किसे कहते हैं, ये कहते हैं आपको पनामा नहर को। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो धन्यवाद, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आपको चैनल को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।